ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी अमित जी की बनाई कि हम क्या बात कर रहे हैं कि शिक्षा का स्रोत युद्ध है, अदालतें हैं और उसका प्रस्तावित कानून। हम तो मतलब एक आम धारणा जो होती है अमित जी वो होती है कि शिक्षा के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, टेक्स्ट बुक्स को इम्प्रूव करो, खूब सारे टीचर्स स्कूलों में दाखिला करवा दो। तो ये अलग बात क्या है अमित जी, थोड़ा सा हमें समझाएं। ये हाँ, तो ये जो शिक्षा के स्रोत ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जैसे ही शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब कार्यकर्ता रहते हैं और उसके ऊपर चर्चाएं होती रहती हैं और वो हर तरह की शिक्षा के ऊपर बात करते हैं कि चरित्र जापान के स्कूल में देखो, स्कूल में साफ सफाई सिखा रहे हैं, फिर जो है आज की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, लोगों में चरित्र की पतन हो रहा है, तो क्रिमिनल्स बन जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सारी तरह की शिक्षा जो है स्कूल कॉलेजेस नहीं दे सकते। तो किस तरह की शिक्षा कहाँ से मिलती है वो ये स्लाइड आपको एक्सप्लेन करता है। एक व्यक्ति को मतलब समाज को बहुत सारे स्रोत होते हैं शिक्षा के, और उसमें और सारे सोर्सेस से जो समाज जो है वो सीखता है। तो आज की जो चर्चा है वो मुख्यतः स्कूल कॉलेज का एजुकेशन सुधारने के बारे में है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि दूसरे दूसरे क्या क्या सोर्स हैं। तो एक है युद्ध। तो युद्ध समाज का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो समाज युद्ध से मिली शिक्षा को नजरअंदाज कर देता है वो मिट जाता है, और ये सबसे जरूरी है युद्ध का बारे में शिक्षा। तो युद्ध का क्या इम्पोर्टेंस है, अभी अभी किन 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 जगह पे युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध जीतने के लिए हथियार आवश्यक होते हैं कि नहीं, या फिर हौसले से जीत जाएंगे, वो सब के बारे में हम बहुत ज्यादा डिबेट कर सकते हैं। पर हमारा मानना है कि अगर आम नागरिकों को बंदूक दिलाने के लिए, सज्जन नागरिकों को बंदूक दिलाने के लिए रेफरेंडम कराया जाए तो उससे सोसाइटी में युद्ध के प्रति बहुत अवेयरनेस आएगी। तो ये रहा पहला शिक्षक जो है समाज का, वो है युद्ध। दूसरा शिक्षक है अदालतें। अदालतें क्या है, अभी देखो आप, एक मजाक चलता है कि देखो जो ज्यादा पढ़ते लिखते हैं वो लोग अफसर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। जो उनसे खराब पढ़ते हैं वो लोग नेता बनते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वो लोग क्रिमिनल्स बनते हैं और वो सबको कंट्रोल करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि भारत भारत में जो है अदालतें खराब हैं। तो जिस समाज में अदालतें खराब होंगी वहां पे लोगों का नैतिक पतन घटेगा। वो लोग देश की इज्जत नहीं करेंगे, उनमें राष्ट्रभक्ति भी चली जाएगी, और जो है वहां पे जो है सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। वहां पे टेक्निकल एजुकेशन की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि क्रिमिनल्स के द्वारा लोग पैसा कमाने लगेंगे। तो इसलिए दूसरा शिक्षक जो है समाज का जरूरी शिक्षक वो है अदालतें, जिसको सुधारने के लिए जूरी कोड चाहिए। तीसरा शिक्षक समाज का है व्यवसायिक और औद्योगिक संस्थान। मतलब आपकी ज्यादातर जो शिक्षा होती है, मतलब आप कोई भी स्कूल कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई करो, अंत में आदमी को वही ज्यादा याद रहता है जो काम वो करता है, खुद काम करता है। और अभी बहुत सारे जगह पे आता है लॉट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बहुत सारे इंजीनियर एम्प्लॉयबल नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि विदेशों में जो है उनको अप्रेंटिस मिल जाते हैं, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मतलब इंडस्ट्री में जाके वो लोग खुद काम करते हैं और उसका एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो उनके पाठ्यक्रम में ही होता है। तो भारत में क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज नहीं है तो लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे, जो लोग पास आउट होके बैठे हुए हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स को अप्रेंटिस देना और प्रैक्टिस के लिए लेना वो संभव नहीं है, इसलिए जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन लोगों की नहीं हो पाती। तो तीसरा जो स्रोत है वो है व्यवसायिक संस्थान और उद्योग। तो भारत में जितने ज्यादा उद्योग और व्यवसायिक संस्थान बनेंगे, समाज की जो है टेक्निकल एजुकेशन और दूसरे तरह की एजुकेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो वो भारत में क्यों नहीं लग पा रहे हैं, तो ऊपर जितने भी ऊपर जो लिखे हैं जूरी कोर्ट और ये जो रिक्त भूमि कर, ये दोनों होना जरूरी है। इसके लिए हमने अलग से वेबिनार किया है। तो ये होने से भारत में बहुत सारे औद्योगिक संस्थान बनने लगेंगे और समाज को जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा मिल पाएगी। चौथा जो सोर्स है वो है पेड मीडिया। तो बहुत आपने जिस भी कोई भी विषय में, स्वास्थ्य के विषय में हो, विज्ञान के विषय में हो, समाज के विषय में हो, भूगोल के विषय में हो, जो भी आपने स्कूल में पढ़ा था, 90% लोग, 90%, 95% लोग वो भूल जाते हैं। वो उसको तभी याद रखते हैं जो जो चीजें, मतलब ज्यादातर लोग याद रखते हैं
जो उनको मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है। अगर वो पढ़ते हैं कि पेरिस में ये हुआ, फ्रांस में ये हुआ, तब उनको बार बार ये ख्याल आता है कि हाँ फ्रांस बोल के कुछ है, उधर ये होता है, आईफिल टावर फ्रांस में है। अगर वो चीज नहीं दिखाती है, वो उनके दिमाग से निकल जाता है। कोई गांव देहात में आप जाओगे, उनको पूछोगे आईफिल टावर, बोलेंगे वो क्या होता है। वो कितना पढ़ा लिखा होगा वो, फिर भी अगर वो गांव में रह गया और वो काम धंधा उसका कुछ मतलब नहीं है, वो विदेश से, तो उसको कोई मतलब नहीं। तो वो जो आदमी जिस तरह का मीडिया को फॉलो करता है, वही चीज वो देखता है, सीखता है। अभी जैसे कोरोना के बारे में, वायरस होता है ये वगैरह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन लोगों ने वायरस के ऊपर बहुत कुछ पढ़ रखा था कि स्कूल कॉलेज लाइफ में, या फिर उनको याद है। वो लोग जो चीज मीडिया में देखते हैं वही वही उनके दिमाग में चलता है। वो सही हो या गलत हो वो अलग बात। मीडिया को सुधारने का क्या तरीका है कि दूरदर्शन चेयरमैन की वोट वापसी, मतलब वोट वापसी पासबुक के दायरे में दूरदर्शन के चेयरमैन को लाना। तो ये कानून है रेगो बोल के, वो कानून अगर आएगा तो दूरदर्शन का चेयरमैन वोट वापसी पासबुक के दायरे में आ जाएगा, और जो है मीडिया सुधर जाएगी, और लोगों को जो जो जरूरी जानकारियां हैं वो मीडिया देने लगेगी। अच्छा, तो अभी जो पांचवा संस्थान जो है वो है संस्थानिक किताबें और प्रकाशन। इसका मतलब है कि मोस्टली स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक्स, और बहुत सारी संस्थान है, जैसे कि आईसीएमआर हो गया, या फिर बहुत सारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया। तो वो सब जो हैं वो भी अपनी अपनी किताबें निकालते रहती हैं कि वो जिससे कि आपको पता चलता है कि फूड एंड न्यूट्रिशन मिनिस्ट्री वो निकालती है कि कौन से खाने में कितना न्यूट्रिशन है वगैरह। तो तरह तरह के टेक्स्ट बुक जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, और इस बहुत सारे मतलब संस्थानें होती हैं, उनकी जो प्रकाशन होते हैं उसको पढ़ के बहुत सारे लोगों की नॉलेज बढ़ते हैं। जैसे आप इसको, और इस लिस्ट में आप देखोगे एंड में है शिक्षक, धर्मगुरु, कार्यकर्ता। तो शिक्षक मतलब स्कूल हो गया। शिक्षक मैंने इसलिए लिखा कि शिक्षकों का संस्थान जो है वो स्कूल है। धर्मगुरु मतलब धर्मगुरु को इसमें मठ मंदिर वगैरह सारे आ गए। कार्यकर्ता इसमें पॉलिटिकल पार्टी और फ्रीलांस कार्यकर्ता सब सारे आ गए। तो ये इसको अंत में इसलिए मैंने रखा। आपको लग सकता है कि भाई किताबें खुद पढ़ के कौन समझ लेगा, पर देखिए जब तक किताबें नहीं थी दुनिया में, तब तक लोग सिर्फ इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट थे। तब शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में कम था, मतलब किताबें बहुत दुर्मूल्य होती थी। और आज जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एटलीस्ट पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियां हैं, वो इस वजह से है क्योंकि किताबें हैं। और जब से गूगल इंटरनेट का जमाना आया, कोई भी कुछ भी गूगल करके पढ़ लेता है, और उसको पता होता है कि ये ऐसा होता है। नहीं भी पता होता है वो गूगल कर लेता है और पढ़ लेता है। तो ये ईज ऑफ गेटिंग नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में जानकारी पाने के लिए आसानी इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई भी नॉलेज को पहुंचा देने की जो आसानी है वो है किताबों के द्वारा। तो किताबें हैं सब, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि 15 साल 20 मतलब जितना भी एजुकेशन है, 15-20 साल का पीरियड, उस टाइम पे व्यक्ति टेक्स्ट बुक ही ज्यादा पढ़ता है। और अंत में आता है स्कूल कॉलेज। तो ये जो टेक्स्ट बुक है और स्कूल कॉलेज धर्मगुरु कार्यक्रम, देखो यहाँ पे मैंने शिक्षक जो है उसको एक अलग अलग कलर दिया है, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है उसमें हम धर्मगुरु और कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे शिक्षक के बारे में, यानी स्कूल कॉलेजेस के बारे में, और जो है संस्थानिक किताबें माने टेक्स्ट बुक्स के बारे में। तो इनको सुधारने के लिए रेडो, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उसको वोट वापसी के दायरे में लाना, और जो है केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को, मतलब जो शिक्षा मंत्री होते हैं केंद्र और राज्य सरकार के लिए, उनको भी वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाना आवश्यक है, अगर हमको टेक्स्ट बुक में सुधार करने आवश्यक है। तो मैंने आपको ये स्लाइड इसलिए दिखाया है क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल शिक्षा के रिलेटेड आ सकते हैं जो कि इन सब से रिलेटेड हैं। तो अगर आप ये सब विषय में, मतलब विषय में आप पूछेंगे, मतलब सवाल पूछेंगे, तो हम उसमें डिटेल नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा बता देंगे। तो डिटेल जाना है तो और दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं। रीता जी नेक्स्ट स्लाइड आप, सतनाम जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, धन्यवाद अमित जी। तो अमित जी नेक्स्ट हाँ एक जी, मिनट, हाँ आप जी, हाँ, आप एक आप सेकंड मैं कर रही हूँ आगे, एक सेकंड बस। हाँ, धन्यवाद अमित जी, चलिए। हाँ, तो ये देखिए इसमें मैंने बहुत सारे शिक्षा के भाग रखे हैं। ये स्लाइड इसलिए बना है क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि, अगेन वही एक्सपेक्टेशन है कि स्कूल कॉलेज में ये चीज नहीं पढ़ाई जा रही, वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही,
ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और सरकार ये क्यों नहीं पढ़ा देती, सरकार जो है गीता क्यों नहीं पढ़ाती, सरकार वेद क्यों नहीं पढ़ाती। तो देखिए सब सारे यहाँ पे संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और ये विषय दिए गए हैं, तो ये मतलब सारी संस्थानों की अपनी क्या बोल लिमिटेशंस हैं। तो सरकार जो है वो उसको जो काम दिए गए हैं, सरकार के जो मुख्य काम है कि सेना चलाना, अदालतें चलाना, पुलिस चलाना और रिकॉर्ड कीपिंग, ये 4 मुख्य काम होते हैं। यही काम करने के लिए उसको जो शिक्षा चाहिए वही शिक्षा को वो लुक आफ्टर कर सकती है। तो उसमें आता है ये चीज, विज्ञान, गणित, कानून, प्रशासन, बंदूक चलाना यानी हथियार चलाना और इसके बारे में जानकारी, और इन विषयों से जुड़ा इतिहास। मतलब विज्ञान का इतिहास, विज्ञान प्रोग्रेस हुआ, गणित का इतिहास, कानून और प्रशासन का इतिहास और हथियारों का इतिहास, इससे जुड़ा इतिहास। और भाषा, भाषा में व्याकरण आएगा, साहित्य नहीं आएगा। भाषा का व्याकरण पार्ट जो होता है, मतलब आप एक लैंग्वेज को सिर्फ बोलना लिखना पढ़ना सीख सकें, तो उतना जो है वो सरकारी संस्थानों का उतने से ही मतलब है, उतनी ही शिक्षा द्वारा वो लोग सेना चला पाएंगे, पुलिस चला पाएंगे। मतलब ये शिक्षा अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसको सेना में, पुलिस में, अदालत में उनको लेके चलाने में सुविधा हो, तो सरकार उसी को लुक आफ्टर करेगी। तो और बाकी रह गया नैतिकता, देश प्रेम, लोगों में नैतिकता कैसे लाई जाए, तो वो भी अदालतों द्वारा ही आएगी। वो स्कूल कॉलेज, वो भी सरकारी व्यवस्था के द्वारा ही आएगी, पर वो अदालतों द्वारा आएगी, ना कि स्कूल कॉलेज द्वारा। ठीक है। अगर हम व्यक्ति को, हम चाहते हैं कि हमारे समाज में अच्छे लोग बने, तो हम उसको, बच्चे को अगर बार बार उसके कान में डालते रहेंगे कि भाई अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान बनेगा। वो डिपेंड करता है कि समाज में अदालतें कैसी है। कहीं पे नॉइज आ रही है। हाँ, तो अगर अदालतें अच्छी होंगी तो उस देश के लोग देश प्रेमी होंगे, उस देश को पसंद करेंगे, और वहाँ पे उन लोगों में नैतिकता भी रहेगी। तो तीसरा चीज मैंने एक दिखा है कि धर्म, संस्कृति, परंपरा और इनसे जुड़ा इतिहास, कि हमारी संस्कृति बहुत महान थी। मतलब वो लोग चाहते हैं कि उनको मतलब वेद पढ़ाए जाएं, महाभारत रामायण पढ़ाए जाएं, वैसे ही क्रिश्चियन लोग चाहेंगे कि उनका मतलब बाइबल पढ़ाया जाए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें सरकार टेक केयर नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के जो काम है वो चलाने के लिए ये सब में ज्यादा रोल नहीं है। तो उस चीज को कौन देख सकता है? धार्मिक अनुष्ठान और परिवार। तो धार्मिक अनुष्ठान के बारे में हमारा ज्यादा कुछ नहीं है, पर हमने एक कानून प्रपोज किया है, हिंदू बोर्ड। अगर ये कानून आता है तो हिंदुओं के जो कल्चर हैं और जो धर्म संस्कृति के बारे में नॉलेज है, तो वो मंदिर और मठ वगैरह वो नॉलेज लोगों में दे पाए। और अंत में आता है कला, साहित्य, राजनीतिक अंधविश्वास। राजनीतिक अंधविश्वास क्यों कहा जाता है, वो एक लंबा ये है, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस के नाम से आजकल फेमस है। तो और वो व्यक्तित्व सुधार, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके विषय में नॉलेज की आवश्यकता है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। और बाकी बहुत सारी चीजें रह गई। तो इन सब चीजों को के लिए मतलब हमारा ये कहना है कि जो लोगों को लगता है कि कला की अभिवृद्धि होनी चाहिए, साहित्य की अभिवृद्धि होनी चाहिए, तो जितने भी साहित्यकार हैं उनको मिलकर एसोसिएशन बनाना चाहिए, और उनको अपना सिस्टम बनाना चाहिए कि कैसे कला का कैसे उन्नति होगा, साहित्य का कैसे उन्नति होगा, और व्यक्तित्व में कैसे सुधार होगा वगैरह, वो सब करने चाहिए। उनको सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें या फिर ये सब टेक केयर नहीं कर सकती। तो ये स्लाइड मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपके जो सवाल आएंगे कि इस टाइप की शिक्षा का क्या होगा, उस टाइप की शिक्षा का क्या होगा, तो वो सभी टाइप की शिक्षा को हम स्कूल कॉलेज हैंडल नहीं कर सकते। और आज का जो हमारा जो डिस्कशन है वो मेनली इसी बारे में है कि स्कूल कॉलेज में किस टाइप की शिक्षा दी जा रही है और उसमें क्या समस्या है और उसको कैसे सुधार किया जाए। रीता जी, आप बाकी स्लाइड दिखा सकते हैं। धन्यवाद अमित जी, आपने हमें दो स्लाइड्स में काफी जानकारी दी कि आज की जो स्कूल में जो आज शिक्षा दी जा रही है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो कि युद्ध के बारे में या अदालतों के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, वो नहीं दी जा रही है। और क्या सरकार के व्यू में होना चाहिए, पर्व्यू में होना चाहिए, और क्या सरकार के पर्व्यू में नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो अब मैं सभी को ले चलूंगी उस कानून के बारे में, उस प्रस्तावित कानून के बारे में, जिसकी हम बात करेंगे कि उस कानून के आने से किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर है उसको आप रिकॉल कर का मतलब है उसको आप अपना वोट वापसी पासबुक के दायरे में ला पाएंगे। एक बड़ी थोड़ी सी अगेन
जोक की बात होती है कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपका एमएलए कौन है, यानी विधायक कौन है आपके एरिया का, पर आप में से शायद कोई भी नहीं जानता होगा, इंक्लूडिंग मी, कि आपके एरिया का जिला शिक्षा अधिकारी कौन है, जिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। वो इसलिए क्योंकि वो अधिकारी ना हम चुन सकते हैं और ना उन्हें हटा सकते हैं। तो वो अधिकारियों को चुनने और हटाने का, और स्पेशली हटाने का अधिकार जनता को मिले, इसीलिए हम लोग रेडो की बात करते हैं। ये रेगो लिखा हुआ है जो कि राज्य के स्तर पर है, राइट टू एक्सपेल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एंड रेडो जो होता है वो है हमारा राइट टू एक्सपेल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स। तो हम थोड़ा सा जिला स्तर की जो बात करेंगे रेडो की, उसके बारे में बताएंगे कि ये कानून क्या है और इससे आने से नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे और शिक्षा कैसे बेहतर होगी। सो इस थोड़ा सा फटाफट मैं कुछ 6 पॉइंट्स में इस कानून का सार आपको बताऊंगी। अगर आपको इस कानून के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप हमसे इसका प्रस्तावित जो एक हमारे पास प्रिंटेड वर्जन भी है, ड्राफ्ट भी है, आप ले सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। तो इस कानून के गैजेट में छपने के 30 दिन के भीतर राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी, जिसका आपने एक मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की पासबुक हमारी प्रस्तावित है। ये एक सिर्फ नमूना है, पर इसी तरीके की पासबुक सभी जितने के काम से खुश नहीं है और उसे निकाल कर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते हैं, तो पटवारी कार्यालय में जाकर, कलेक्टर्स ऑफिस में जाकर अपनी स्वीकृति के रूप में हाँ दर्ज करवा सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। आप आप स्वीकृति किसी भी दिन दे सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे इसको हटाना है, और आप उसको रद्द भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि नहीं, अब ये बेहतर काम करने शुरू हो गया है, तो आप उसको जाके रद्द भी कर सकते हैं कि नहीं, अभी आई एम हैप्पी विद द द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, सो नाउ आई वांट टू कैंसिल इट, वो भी आप कर सकते हैं। जो भी आपका स्वीकृति होगी हाँ या ना, वो वोट वापसी पासबुक में आएगी। और ये जो वोट आप देंगे, ये वोट नहीं, एक तरीके का सुझाव है, इसको वोट हम कहते हैं, बट ये एक तरीके का सुझाव है जो आप दे रहे हैं। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको ज्यूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा। अब ये क्या है कि अगर जिला शिक्षा अधिकारी एवं स्टाफ से संबंधित कोई भी शिकायत आती है तो उसको उसी जिले की जो नागरिक है वो बैठ के सुनेंगे और वही बैठ के अपना जजमेंट देंगे कि हाँ इस पे क्या एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जिला शिक्षा अधिकारी को अगर मुझे निकालने का हक है या अपना वोट वापसी का हक है, तो फिर अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो आम नागरिकों को यह हक दिया जा रहा है कि आप उस शिकायत को सुने और उस पर सुनवाई दें। 35% अभिभावकों की सहमति से मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी 35% अगर पेरेंट्स कह देते हैं कि हाँ हमें इसको निकालना है, तो जो दूसरा है उसकी नियुक्ति जो मुख्यमंत्री हैं जिला शिक्षा अधिकारी को कर सकते हैं। और यहाँ हम पेरेंट्स का मतलब है, अभिभावक का मतलब है 0 से 18 वर्ष के बच्चों के माता पिता जो जिले के मतदाता भी हों। मतदाताओं या अभिभावकों की स्वीकृति से नियुक्ति किया गया व्यक्ति एक से अधिक जिले में भी अधिकारी बन सकता है। तो अगर वो एक जिले में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो एक से अधिक जिले में भी अपना नामांकन भर सकता है और वहां पर भी बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है समझने की है वो ये है कि ये इतना सिंपल कानून है कि इसको प्रधानमंत्री सीधा गैजेट में छाप सकते हैं। इसमें कोई लोअर हाउस अपर हाउस डिस्कशन एंड अप्रूवल ये कुछ नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री के पास ये पावर है कि वो इसे आराम से छाप सकते हैं। तो ये सारे कानून का सार है। और इस कानून में और भी बहुत निटिग्रिटीज हैं, जो कानूनी दावपेच होते हैं, धाराएं होती हैं, पर जो मेजर है वो यही है कि आपके पास एक पासबुक आएगी और आप अपना कलेक्टर्स ऑफिस जाके कह सकते हैं कि मैं इसके काम से खुश नहीं हूँ, और आपकी हाँ या ना आपकी पासबुक में आ जाएगी। और उसके अलावा 35% अभिभावक की सहमति से मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति, नए जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये सारा ड्राफ्ट है। अब फटाफट लेते हैं कि इस ड्राफ्ट की हमें जरूरत क्या है। मतलब जो चल रहा है वो चल ही रहा है, इतनी सारी स्कीम्स चलती हैं, इतनी सारी योजनाएं, दूरगामी योजनाएं और बहुत कुछ सरकार करती है, तो फिर हमें इस नए कानून की क्या जरूरत है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे भारत में गणित और विज्ञान की शिक्षा का जो स्तर है
वो इस प्रकार गिर रहा है कि धीरे धीरे भारत चीन, अमेरिका, रूस आदि देशों पे लगातार निर्भर होता जाएगा। तो उसके कुछ हम आपको नमूने दिखाते हैं कि यहाँ पर निजी स्कूलों की शिक्षा के नाम पे लूटना और सरकारी स्कूलों के खस्ता हाल, ये कुछ न्यूज है और ये बहुत कम न्यूज है। अगर आप गूगल करेंगे तो पूरा भरा पड़ा है। प्राइवेट स्कूल्स लूटिंग पेरेंट्स बाय सेलिंग बुक्स, यूनिफॉर्म्स एट हाई कॉस्ट, unjustified hikes and loot in the name of quality education, reality check of मध्य प्रदेश schools at top of national shame list। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल है और एक हॉल में उनको बिठाया हुआ है, 3 ब्लैक बोर्ड लगा, ग्रीन बोर्ड लगाए हुए हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं। और इस तरीके के हमारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के हालात हैं। दूसरा आता है जबरदस्त भ्रष्टाचार एवं गैर जवाबदेही। जब जो जिला एजुकेशन ऑफिसर है उसका पेरेंट्स के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उसका अपने ऊपर वालों को खुश करने के प्रति जवाबदेही है, तो करप्शन और अनअकाउंटेबिलिटी आना बहुत नॉर्मल है। ये पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, ये बड़ी फेमस पिक्चर थी। रॉट इन एजुकेशन, स्टूडेंट्स सफर एज करप्शन पॉलिटिक्स प्लेग इनटू द सिस्टम। एमपी की ये कहानी है, स्कूल चिल्ड्रन। तो ये अगेन इस छोटी स्लाइड में ये 2 ही आ सकती थी, पर अगर आप खोज करेंगे तो आपको हजारों ऐसी न्यूज मिल जाएगी। तीसरा जो अभी परेशानी शिक्षा झेलती है वो है कि गरीबी के कारण या तो कई अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते या फिर कुछ सालों बाद नाम कटवा लेते हैं। तो अगर आप ये थोड़ा सा लिस्ट देखें कि किस तरीके से एक सेकेंड, तो अगर आप लिस्ट देखें तो किस तरीके से 100 लोग, जो 100 बच्चे हैं वो अगर इनिशियली जाते हैं तो एलिमेंट्री तक कितने पहुंचते हैं, सेकेंडरी तक कितने पहुंचते हैं और सीनियर तक एजुकेशन सिस्टम में। ये पूरी उसकी लिस्ट है, अगर आप चाहें तो इसकी हम आपको न्यूज लिंक भी दे देंगे। इसके बाद जो चौथा वर्तमान स्थिति हमारी ये है कि बोर्ड की परीक्षा कम होने के कारण, माफ कीजिएगा शब्द काम लिखा हुआ है, कम होने के कारण बच्चों का सीखने में ध्यान कम लगना। क्योंकि मैंने मतलब मुझे न्यूज तो नहीं मिल पाई, पर जैसे अमित जी बता रहे थे कि पहले के समय में परीक्षा होती थी और इसी कारण जो माँ बाप हैं उनका बच्चों के सीखने में ध्यान ज्यादा होता था, ना कि उनके स्कोर्स कितने आ जाएं या वो क्या चल रहा है। तो उसी के आधार पर आप देखिए कि 2 इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि पीसा जो है 2018 की रिपोर्ट है। पीसा क्या है? पीसा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पैनल है, जिसमें आप देखिए कि ये सिर्फ 16 ही यहाँ देश इस पिक्चर में आ सकते हैं, बट इस देश की कम से कम मेरे ख्याल से 50 देशों की लिस्ट है जिसमें भारत कहीं नहीं है। और ये मैथ्स का ओलंपियाड है 2018 का अगेन, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि चीन के स्थान पर है और भारत का कोई नामो निशान नहीं है। पर इसके साथ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि कैसे भारत में मतलब जब से भारत आजाद हुआ और चीन भी साथ ही आजाद हुआ था ऑलमोस्ट, तो चीन कहाँ से कहाँ पहुंचा है शिक्षा के स्तर पर और भारत के क्या हालात हैं। यहाँ हम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि कौन बेहतर है, यहाँ पर सिर्फ चिकित्सक शिक्षा की बात हो रही है। तो कुशाग्र, मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो जरा प्ले करें। स्क्रीन दिखाई पड़ रही सभी को? नहीं कुशाग्र, अभी नहीं। आप अपना बंद करिए तो दिखाई मुझे भी नहीं दिख रहा है, शायद पहला वाला शेयरिंग बंद। टॉप शेयरिंग कर दिया है मैंने, अब कीजिए। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ कुशाग्र पीछे चले जाइए एक बार। हाँ, नहीं ये 1964 से 1960 से लेकर के मैथमेटिकल ओलंपियाड मतलब एक एग्जामिनेशन होता है पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, जिसमें कि बच्चे जो है मैथमेटिक्स गणित का पेपर सॉल्व करते हैं और उनके जितने नंबर आते हैं उसके आधार पे उनको गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल मिलता है। तो ये पिछले 1960 से लेकर के और 2019 तक का है कि कौन कौन से देश ने कितने कितने मेडल जीते हैं। तो उसी की लिस्ट है। तो आप देखिए 1960 से अभी 1959 से चालू हो रहा है और 2019 तक जाएगा ये। ध्यान से देखिएगा, नाम देशों के नाम जो बाएं साइड में लिखे होंगे, जहां पर ईयर लिखा हुआ है 1959, यहाँ पर वहां पे देशों के नाम लिखे हैं। तो अभी रोमानिया नंबर 1 पर है, हंगरी नंबर 1 पर, सॉरी नंबर 2 पे है, और चेकोस्लोवाकिया नंबर 3 पे है। अब ये नंबर 1 पर आ गया यूएसएसआर, जो आज का रशिया है। पहले ये यूएसएसआर था, इसमें बहुत सारे देश थे जो टूट गए। तो 1967 में यूएसएसआर नंबर 1 पे है, हंगरी नंबर 2 पे है, और रोमानिया नंबर 3 पे है, ईस्ट जर्मनी नंबर 4 पे है। ऐसे करके देश हैं अलग अलग।
अब ये 2019 तक का है, लास्ट ईयर तक का है, इस साल का शायद अभी होना होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि नंबर 1 पे चीन है जिसकी आबादी और दूसरे नंबर पे अमेरिका है जिसका थोड़ा ही कम है। अमेरिका 126 मेडल है, गोल्ड मेडल है, और चाइना के पास 153 है। लेकिन चाइना की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है लगभग। चाइना यूएस जो है 30 करोड़ आबादी है, चाइना की 140 करोड़ के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना ज्यादा आबादी है। तो उस हिसाब से देखा जाए यूएस से चाइना से ऊपर हो गया अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए। फिर भी चाइना नंबर 1 पे, अमेरिका है दूसरे नंबर पे, रशिया तीसरे नंबर पे 98 पे। हंगरी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हंगरी जो देश है इसकी पॉपुलेशन आज की तारीख में 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है, 97 लाख पॉपुलेशन है। फिर भी ये चौथे नंबर पे 81 इसके पास मेडल्स हैं। उसके बाद यूएसएसआर जो टूट गया, रशिया ये तो पुराना है। फिर रोमानिया जो है इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से कम है, 1 करोड़ 90 लाख के आसपास है, ये भी 5वें नंबर पे। साउथ कोरिया भी बहुत छोटा देश है, ज्यादा बड़ा देश नहीं है। वियतनाम सोचिए, वियतनाम को तो मतलब बहुत से लोग शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, खाली यूएस वियतनाम वॉर की वजह से उनको जानते होंगे। और इंडिया का कहीं नामो निशान नहीं है पूरी लिस्ट में, और नीचे भी काफी लंबी लिस्ट है, उसमें भी कहीं नामो निशान नहीं है इंडिया का, 20 के बाहर ही है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति हमारे यहाँ मैथमेटिक्स की है, गणित का जो स्तर हमारे यहाँ बहुत नीचे है। और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ भी है आसपास, वो सब का सब उसमें फंडामेंटल कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो जिस देश की मैथमेटिक्स नहीं अच्छी होती है, मैथमेटिक्स जो पीछे रह जाते हैं देश, वो हर चीज में पीछे हो जाते हैं, कहीं नहीं आगे निकल पाते वो लोग। जी आगे बताइए सत्तान जी। हाँ, कुशाग्र, आपका बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो मैं एक बार दोबारा पीपीटी शेयर कर देती हूँ। तो ये अमित जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा हमें अपना भी मत दें। आप जो पहले बता रहे थे कि पहले आप जो कह हाँ, तो पहले जो है मेरे समय में क्लास 5th में एग्जाम होता था, बोर्ड एग्जाम, और क्लास 7th में भी बोर्ड एग्जाम होता था। और मैंने सुना है कि इससे पहले 3rd में भी बोर्ड एग्जाम हुआ करता था। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ उड़ीसा बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो शायद दूसरे स्टेट बोर्ड्स में भी शायद इस तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम्स होते होंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम होने की वजह से जो लोग जो है प्राइवेट स्कूल में लोगों को बच्चों को छोड़ने का ऐसा मेंटेलिटी नहीं होता था, क्योंकि जो है बच्चा कोई भी स्कूल में पढ़े, फाइनली ही उसको बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंटेज आए वो पेरेंट्स देखते थे। और जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ के जब अच्छे रिजल्ट ले आते थे, तो लोग जो है वो ये देखते थे कि मैं बच्चों को कैसे अच्छे टीचर के पास ट्यूशन कैसे भेजा जाए, या फिर कौन से गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे भेजते थे। हाँ, प्राइवेट स्कूल में भी भेजते थे अगर वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है तो। और उनका ध्यान रहता था कि बोर्ड एग्जाम में कैसे ज्यादा मार्क्स आए। तो अगर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं मार्क्स आते थे तो लोग जो है वो लोकेशन चेंज कर देते थे, कि यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है तो कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं। तो लोकेशन चेंज कर देते थे, स्कूल चेंज कर देते थे, पर उनका ध्यान रहता था ये कि चलो 5वीं में अच्छा नहीं हुआ, 7वीं में अच्छा हो जाएगा, 7वीं में नहीं हुआ तो कम से कम 10th में तो अच्छा आ जाएगा, ऐसा सोचते थे। अभी हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होता। तो जो एजुकेशन में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईयर वाइज प्रोग्रेस उसको मॉनिटर करना। तो उसका एक ही स्रोत रह गया है कि स्कूल में जो एग्जाम होते हैं। तो अभी क्या है कि सब कुछ स्कूल का एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंसी होने के कारण लोग देखते हैं कि अच्छा स्कूल कौन सा है, क्योंकि अच्छे स्कूल में अच्छे लड़के होंगे तो उनसे कॉम्पीट करके अगर मेरा बच्चा ज्यादा मार्क्स ला पाएगा तभी इसका स्तर अच्छा है। इसीलिए अभी प्राइवेट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। तो अगर ये इसलिए हुआ है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हटा दिए गए। तो यही मैं कहना चाहता था। तो अगर फिर से अगर सरकार कुछ इस तरह के एग्जाम्स इंट्रोड्यूस करती है तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी घटेगी। आप आगे जा सकते हैं। हम इसकी बात करेंगे अमित जी, और धन्यवाद आपका। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि
एक सेकेंड। शिक्षा सुधार के लिए कुछ तकनीकी उपाय, यानी एक तो प्रस्ताव जो हम दे रहे हैं कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है या जो शिक्षा मंत्री है, वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में आए, यानी आम नागरिकों को, आम अभिभावकों को उसको नौकरी से निकालने का हक मिले। और जब तभी उसकी जवाबदेही जो है वो बन पाएगी अभिभावकों और आम नागरिकों के प्रति। पर कुछ सुधार, जो तकनीकी प्रस्ताव हम बात करते हैं, कि ये ऐसे सुधार हैं जो वोट वापसी पासबुक कानून आने के तुरंत बाद हम ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं कि देखिए, जब आप वोट वापसी पासबुक ले आते हैं तो इसके साथ दो और कानून जो साथ साथ में आते हैं, आप ये कहिए कि उनको लागू करना पड़ता है। एक है ज्यूरी कोर्ट, जिसके बारे में आपको अमित जी ने पहले ही बताया है, कि जहां आम नागरिकों की जूरी बैठ के मामलों को सुनती है जज के साथ और अपना मत देती है कि वो क्या सोचते हैं उस केस के बारे में। और दूसरा जो आता है वो ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर आता है, यानी अभी आप किसी चीज से परेशान हैं, कोई और भी किसी चीज से परेशान है, पर आप आपस में बस एक दूसरे के व्हाट्सएप करके या फेसबुक में अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के अलावा कोई और तरीका नहीं है जहां पर आप दे पाए कि ये मेरा सुझाव है कि ये चीज इम्प्लीमेंट करके ये इम्प्रूवमेंट आ सकता है, या फिर आप ये कह पाए कि ये मेरे को कंप्लेंट है और बाकी लोग भी उसको देख के कह पाए हाँ हमें भी यही कंप्लेंट है। तो जैसे ही वोट वापसी पासबुक लागू होगी, उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर भी होगा, जहां पर नागरिक एक ओपन वेबसाइट पर अपना सुझाव या अपनी कंप्लेंट डाल पाएंगे और बाकी नागरिक बिना एज सच लॉग इन किए उसको देख पाएंगे और उस पर अपना मत दे पाएंगे। तो इसका अब हमारे वोट वापसी पासबुक फॉर जिला शिक्षा अधिकारी के लिए कैसे उसका लेना देना है, कि ये जो सुधार, ये जो तकनीकी प्रस्ताव हम कह रहे हैं, ये प्रस्ताव अभी हम किसको जाके दें, किसी को जाके नहीं दे सकते। पर जब ये कानून बनेगा और अभिभावक जो जो या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि शिक्षा में सच में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो लोग अगर अपने सुझाव देते हैं और फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मंत्री उन सुझावों को अनदेखा कर देता है, करप्शन या किसी भी कारण कह लीजिए, तो नागरिकों के पास एक हथियार होगा कि ठीक है, अगर ये नहीं लागू हो पाते हैं तो फिर हम इसको नौकरी से हटा सकते हैं। तो क्या ऐसे तकनीकी सुझाव हैं? अमित जी, मैं चाहूंगी कि आप इसको एक एक करके थोड़ा समझाएं। अच्छा, हाँ, ये जो तकनीकी प्रस्ताव इसलिए लिखे गए हैं कि बहुत लोगों का मानना ये सवाल रेज कर सकते हैं कि भाई शिक्षा, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है या फिर शिक्षा मंत्री है या फिर जिला का राज्य का शिक्षा मंत्री है, वो क्या ऐसा कर देगा कि भाई मतलब मतलब एजुकेशन सुधर जाएगा और प्राइवेट स्कूल्स के रेट्स कम हो जाएंगे, ये क्या क्या वो कर सकता है। तो ये एक उदाहरण है कि क्या स्टेप्स वो ले सकता है जिससे कि शिक्षा में सुधार आ जाएगा। तो वो बेसिकली जितना भी शिक्षा में सुधार है, वो अगर एग्जाम्स में सुधार आ जाए तो शिक्षा में सुधार आ सकता है, स्कूली शिक्षा में सुधार। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के लिए हमने दिया है कि वो एक जिला के स्तर पे वो कैसे एजुकेशन को सुधार सकता है। कि जिला शिक्षा अधिकारी विभिन्न विषयों के छात्रों के लिए नहीं है, हाँ, छात्रों, विषयों गलत लिख दिया है एक्चुअली। विभिन्न वयस के मतलब विभिन्न डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, मान लीजिए कि हम 10 साल से लेते हैं तो 11 साल 12 साल या फिर हर 3 महीने में या फिर हर 6 महीने के गैप में, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स की तरह वो तय कर सकते हैं कि जितने लोग 10 साल की कम उम्र के हैं या फिर इतने साल के कम उम्र के हैं, उसके लिए ये एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स बना सकता है। कौन कौन से विषय के लिए? वो है गणित, कानून, विज्ञान और जो है प्रशासन का, गणित है, विज्ञान, गणित और कानून और विज्ञान, गणित और प्रशासन, इसका इतिहास और इसके साथ भाषा का व्याकरण। इन विषयों के बारे में एग्जाम्स करा सकता है और वो एग्जाम जो है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ABCD ऑप्शंस होंगे, उसमें से चूज करने होंगे जो कि कंप्यूटर द्वारा इवेल्युएट किया जा सकेगा। दूसरा पॉइंट, परीक्षाओं के लिए कोई योग्यता नहीं होगी। तो आज के आप देखेंगे तो 10th एग्जाम देने के लिए आपको 9th का एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब आपको 9th पास है तभी जाके आप 10th के लिए पहले आपको 10th पास होना पड़ेगा। तो अभी जो है लोग बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो लोग 10th का एग्जाम दे सकेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो
खुद से घर में पढ़ के या फिर कुछ भी करके वो सीधा जाके बैठ जाए 10वीं के एग्जाम में और वो पास हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले कोई सी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो आपका घर जिस एरिया में है उस आजकल प्राइवेट स्कूल्स का बोलबाला और लोड क्यों है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी एरिया में रहता है, वो देखता है कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो स्कूल है उधर पढ़ा सकता हूँ। 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, हर व्यक्ति का अपना अपना रेंज होता है। तो उसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल बहुत कम होते हैं अच्छे, वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल कम होते हैं। उसके बाद फिर सबका प्रेफरेंस होता है कि अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, उसमें एटलीस्ट बेसिक सुविधा होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल तो होते नहीं है उसी जैसे, तो प्राइवेट स्कूल देखते हैं लोग। तो प्राइवेट स्कूल्स में से उस रेंज के अंदर जो भी प्राइवेट स्कूल होता है तो उसके अंदर वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। क्यों इसलिए पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको 10वीं का सर्टिफिकेट लाने के लिए उसमें पढ़ाना पड़ेगा। और ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो अपने में एसोसिएशन बना लेते हैं और वो एक सिस्टम बनाते हैं कि भाई एक बार आपने अपने बच्चे को स्कूल में डाला, फिर जो है वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वो क्या करते हैं, हमसे कपड़े खरीदो, हमसे बुक खरीदो, हमसे ये खरीदो, वो खरीदो। कि वो माँ बाप सोचते हैं कि हाँ ये करने से मेरे बच्चे का एजुकेशन बढ़ेगा, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अगर वो नहीं करेंगे तो जो स्कूल जो है वो बच्चे को निकाल देगा, फिर दूसरा स्कूल हो सकता है उसको ना ले, और ऐसा अगर चलता रहेगा फिर वो 10th तक किसी न किसी स्कूल में उसको रहना पड़ेगा, वरना वो 10th एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये परीक्षाएं जो होंगी वो ओपन टू ऑल होंगी, कोई भी आके दे सकती है, उसमें सिर्फ एज क्राइटेरिया होगा और कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। तो तीसरा है जिला शिक्षा अधिकारी उपरोक्त शिक्षाओं के लिए सिलेबस, मॉडल किताबें और प्रश्न कोश आदि वितरण करेगा। मतलब ये जो एग्जाम होगा ये बेसिकली एग्जाम को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एग्जाम होगा उसमें क्या आएंगे। मान लो 10 एग्जाम बना दिए 15 साल तक, एक एक साल के डिफरेंस में, तो उसमें क्या उसका सिलेबस होगा, मॉडल किताबें बना दी जाएंगी कि इस तरह की किताबें आप फॉलो करो। फिर उस किताबों के बेसिस पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उससे बेहतर किताबें दे सकते हैं। जैसे अभी भी 12th स्टैंडर्ड में रहता है कि आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, आपको आके 12th का एग्जाम देना है। जैसे बहुत फिजिक्स में एक फेमस है एच सी वर्मा, तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। तो जिसको जो किताब अच्छी लगे पढ़ सकता है, पर सरकार जो है वो मतलब डीईओ जो है वो एक मॉडल किताब दे देगा जो कि फ्री दे देगा, और उसके बाद दूसरे दूसरे लोग उसको बेहतर बना के भी बेच सकते हैं उसी सिलेबस और उसी मॉडल किताब के आधार पर। और प्रश्न कोश माने जो एग्जाम में आएगा, मान लीजिए आपका एक एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रश्न कोश में क्या होगा कि हजारों करोड़ों सवाल होंगे, तो उसमें से ही आएंगे। पर इतने सारे सवाल कोई रट नहीं सकता, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा उस विषय को। तो वो प्रश्न कोश को भी पब्लिक कर देगा ताकि उसी में से आएंगे, पर इतना सवाल को रटना संभव नहीं है, इसलिए आपको उस विषय को समझना पड़ेगा। और चौथा जो दिया है कि परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर अभिभावकों को शिक्षकों को पुरस्कार धनराशि में दी जाएगी। उनके अभिभावकों और शिक्षकों मतलब जिसके अच्छे मार्क्स आए उसको, और उसके अभिभावक को, उसको नहीं मतलब उसके अभिभावक को और उसके शिक्षक को, वो अगर किसी को मेंशन करता है कि मैंने इससे एजुकेशन ली है, उन दोनों को ही सरकार जो है वो कैश अवार्ड देगी, पैसा देगी। पैसा इसलिए जरूरी है कि देखिए अभी जो है मिड डे मील प्लान सरकार ने लागू किया, इसी तरह के प्लान इंग्लैंड ने लागू किए थे आज से 100 साल पहले, ये लोगों को स्कूल लाने के लिए। वो काफी हद तक सफल भी रहा। अभी लोग जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर वो स्कूल ही जा रहे हैं और उनका ध्यान रहता है कि स्कूल जाओ, अंडा मिलता है अंडा लेके आ जाओ, खाना खा के आ जाओ। उनका पढ़ने में रुचि नहीं रहता। तो पढ़ने के लिए कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं लोगों को, कि जब हम कैश अवार्ड देंगे कि भाई आपको पैसा मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तभी जो माँ बाप हैं वो बच्चों को पुश करेंगे कि आप पढ़ो। ये आपको मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको ये पैसा बहुत कम लगेगा कि बच्चे तो मतलब माँ बाप तो उससे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। पर इंडिया की ज्यादातर आबादी जो है वो लोअर मिडिल, तो इंस्टेंट फायदा होगा। और शिक्षक को भी इससे ही मतलब क्या, शिक्षक जो है उसको भी पैसा चाहिए, क्योंकि देखो पैसे को गलत चीज आप नहीं बोल सकते, दुनिया ही पैसे में चलती है। तो इसलिए परीक्षार्थी अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में से अधिकतम 2 भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे। ये मतलब ये है कि मान लो कोई भी एग्जाम आप देते हो फिजिक्स का, तो आप जो है मेंशन रहेगा कि इंग्लिश और
हिंदी, उड़िया, ये सब लैंग्वेजेस रहेंगे। उसमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसमें से एक का प्राइमरी लैंग्वेज चूज करेंगे और दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी लैंग्वेज आप जो चूज करेंगे उसमें आपका एग्जाम होगा और उसी के मार्क्स जो है आप उसी बेसिस पे आपको प्राइज दी जाएगी या फिर पोजीशन दिया जाएगा। सेकेंड एग्जाम जो है वो सेकेंड जो भाषा जो है वो इसलिए आप चूज कर सकते हैं सिर्फ अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी उस विषय में समझ रहे। ये भाषा शिक्षा के लिए बनाई गई है, क्योंकि भारत में क्या है कि 15 साल इंग्लिश एजुकेशन होने के बाद लोग जो है इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे लड़के वो। और पर इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनको वो समस्या नहीं आती, क्योंकि बात क्या है कि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स में है वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई तो जाती है, पर उनकी जो किताबें हैं, रेगुलर किताबें, वो सब उनके लोकल लैंग्वेजेस में होती है। और उनको नहीं पता कि उनको अगर विज्ञान के बारे में बात करना है, उनको अगर किसी भी विषय में बात करना है, तो उसको कैसे इंग्लिश में बात किया जाए। या फिर उन्होंने कहीं से अगर पढ़ा कुछ चीज किसी विषय में, तो उसको वो आसानी से समझ नहीं पाते। तो वो समझ बढ़ाने के लिए उनको उस चीजों को इंग्लिश में पढ़ना आवश्यक है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं इंग्लिश फालतू चीजें ये है, तो ये अपनी अपनी सोच है। पर हमने इसलिए 2 भाषाओं का दिया है कि अगर आपको लगता है इंग्लिश खराब है तो आप मत लीजिए, आप कोई दूसरी भाषा ले लीजिए। तो या फिर आप पर जिनको लगता है कि इनको इंग्लिश जरूरी है, वो फर्स्ट लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज के रूप में वो भाषा को रख सकते हैं और इसमें एग्जाम दे सकते हैं। और इसी से ही प्रैक्टिस होगी और उनकी मतलब भाषा का बोध बढ़ेगा। और ये जो एग्जाम का सिस्टम हमने बताया, ये जिला स्तर के लिए बताया गया है, पर इसी तरह का सिस्टम जो है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी लागू कर सकते हैं। मतलब संविधान के अनुसार शिक्षा जो है वो कॉम्बाइंड लिस्ट में आता है। मतलब शिक्षा के विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं और अपनी अपनी स्कूल खोल सकती हैं। जैसे आईसीएसई, सीबीएसई वो सब केंद्र सरकार की स्कूलें हैं और राज्य सरकार की अलग स्कूलें होती हैं, उनके सिलेबस अलग होते हैं। पर मामला क्या है कि अगर इस तरह की एग्जामिनेशन सिस्टम आ गई तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनका धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप जो है उनका फोकस रहेगा कि इस तरह की जो एग्जाम्स होते हैं सरकार द्वारा कराई जा रही, वो एग्जाम्स को अपने उनके बच्चे कैसे उसमें कैसे ज्यादा परफॉर्म करें और उनका अच्छे मार्क्स आए और पैसा तो मिल ही रहा है, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। तो जो स्कूल इन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिला पाएगा वही स्कूल में वो अपने बच्चों को भेजेंगे। और जो स्कूल ये जो नौटंकी और उनके ऊपर तो ये एग्जाम कोई भी दे सकता है, ओपन टू ऑल है, तो इसलिए स्कूल में पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। तो जब जैसे ही जिस दिन उनको लगेगा कि भाई ये स्कूल में पढ़ के मेरे बच्चे का कुछ नहीं हो रहा है, वो खाली सिर्फ ड्रेस खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो बोल रहे हैं, उसी दिन वो अपना बच्चे का नाम कटवा लेंगे स्कूल से। तो इस तरह से ज्यादातर स्कूल इस तरह जो लूट करवा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और वो एक्चुअली बंद नहीं होंगे, वो अपनी औकात पे आ जाएंगे, वो ये सब चीजें करना बंद कर देंगे और मेनली वो लोग कैसे लोगों बच्चों को पढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस करने लगेंगे कम से कम खर्चे में। तो इसी तरह तो ये हम एग्जांपल दे रहे थे, जो लोग सोचते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर सकती या फिर जो है सरकार को और पैसा खर्च करके स्कूल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एग्जाम्स में ही सुधार करके बहुत सारे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। जी अमित जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो ये पूरा सार था हमारी डिस्कशन का, और अब हम चलेंगे आपके प्रश्न होंगे इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के कानून को लेके। तो एक एक करके मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी आपके प्रश्न हैं इससे रिलेटेड कि ये कानून की फिर से क्यों जरूरत है, क्या होगा क्या नहीं, क्या तरीका है सुधारने का और बेहतर, आपका क्या रोल है, आप क्या कर सकते हैं इसमें, कोई भी आपका प्रश्न हो। और जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना ज्यादा बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। तो अनम्यूट करके आप एक एक करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।